प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी की अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक चल रही थी। 5वीं लिस्ट से पहले पीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक हुई है उसमें किन किन बातों का जिक्र हुआ, क्या तय हुआ, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं आमोद राय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, क्या निष्कर्ष निकला, क्या तय हुआ इस मीटिंग में? देखिए, ये बता पाना कि बैठक का मुख्य मुद्दा क्या था ये उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर जो जानकार बता रहे हैं उसके मुताबिक कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर यह बैठक थी और इसमें उम्मीदवारों के नामों की चर्चा जो कल हुई है, उसके अलावा कुछ एलाइज के साथ भी बातचीत जो अभी तक चल रही है, चाहे पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन होना है या उसके अलावा कुछ अन्य भी जो चुनावी तैयारियां हैं, क्योंकि अब इसके बाद बीजेपी कैंपेन मोड में जाएगी। होली के बाद बीजेपी देश भर में कैंपेन मोड में जा रही है और लोगों के सबके नॉमिनेशन होने हैं, उसमें प्रधानमंत्री के भी नॉमिनेशन होना है, गृह मंत्री का नॉमिनेशन होना है, सभी तमाम बड़े नेताओं का नॉमिनेशन होना, उसकी तैयारियां और चुनावी सभाओं को लेकर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और उसके तमाम जो तैयारियां हैं उनके इर्द गिर्द ही है लोकसभा चुनाव में कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर आज की वे बैठक में समग्र रूप से चर्चा हुई। 1 घंटे तक तकरीबन बैठक चली और 4 बजे ये बैठक खत्म हुई। 3 बजे के थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई थी सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आमोद राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमोद राय हमारे संवाददाता बता रहे थे करीबन 1 घंटे बैठक चली, कई मुख्य मुद्दों पर इस पर चर्चा की गई, खासतौर पर आने वाले चुनाव प्रक्रिया में चुनावों को लेकर किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, किस तरीके से चीजें तय होंगी, सीटों को लेकर भी बता रहे थे आमोद की कई चीजें हैं जिन पर चर्चा की गई। अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी सीईसी की मीटिंग से यूपी पर एक बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटा है। यह कहा जा रहा है कि बड़ी खबर, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल होंगे और हाथरस से राजीव दिलेर का टिकट कटा है। ये कई बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यूपी को लेकर सीसी की मीटिंग में ये बातचीत हुई है और अनुपम वाल्मीकि का भी टिकट को लेकर भी चर्चा हुई। यूपी की बाकी 25 में से 11 सीटों का नाम तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी मंथन में जुटी है। आज 5वीं सूची जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपी की बाकी 25 में से 11 सीट पर नाम तय कर लिए गए। इनमें से कई सांसदों का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी की जिन 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने की खबर है, उनमें वर्तमान सांसद वरुण गांधी का भी पीलीभीत से टिकट कट गया है। उनकी जगह नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। बदायूं से संघमित्रा का टिकट कटा, उनकी जगह दुर्विजय शाक्य को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया है, उनकी जगह अतुल गर्ग को बीजेपी का टिकट दिया गया। हाथरस से राजवीर दिलेर का टिकट कट गया, बीजेपी यहां से अनूप वाल्मीकि को टिकट देगी। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया है, उनकी जगह अभिनेता और भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया गया। बरेली से संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार को टिकट मिलना तय है। यूपी की 5वीं लिस्ट में पुराने चेहरों पर भरोसे की बात सामने आ रही है। इनमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी को दोबारा मौका दिया जा सकता है। मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह को भी दोबारा मौका दिया गया है। अलीगढ़ से सतीश गौतम पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। यूपी में बीजेपी ने दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के उम्मीदवार तय किए। चौथे, 5वें और 6ठे चरण में आने वाले लोकसभा क्षेत्रों के करीब 14 नाम होल्ड पर हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इधर बीजेपी के कुनबे में आज एक और इजाफा हो चुका है। जी हां, पूर्व वायुसेना चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, राकेश कुमार भदौरिया ने पार्टी की प्राथमिकता यानी प्राथमिक जो उनकी मेंबरशिप है उसको ले लिया है और अब वो बीजेपी के सदस्य हो गए हैं। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वाईएसआर के वरिष्ठ नेता वी प्रसाद राव को भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी में शामिल होने के बाद भदौरिया ने पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया और कहा कि सेना के आधुनिकीकरण, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को लेकर उनके उठाए गए कदमों से प्रभावित हैं। अपनी तरफ से विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सक्रिय रह के जो कदम अपनी तरफ से और जो कंट्रीब्यूशन की जा सकती है वो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। वहीं वी प्रसाद राव तमिलनाडु में तिरुपति से सांसद रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने दोनों नेताओं का स्वागत किया।
आज 140 करोड़ भारतीयों की तरह मुझे भी गर्व होता है कि मेरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। तभी तो आप जैसे उच्च अधिकारी रिटायरमेंट के बाद देश के लिए फिर सेवा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आते, भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जेएनयू से। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सभी 4 पदों पर एबीवीपी उम्मीदवार को बढ़त मिलती दिख रही है। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के उमेश चंद्र चल रहे हैं आगे। उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की दीपिका शर्मा आगे बताई जा रही हैं। महासचिव पद के लिए एबीवीपी के अर्जुन आगे चल रहे हैं। यानी सभी महत्वपूर्ण पदों पर एबीवीपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, वो भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, जो कि लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। तो यह अहम खबर सामने आ रही है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी बढ़त की ओर बढ़ते हुए इस वक्त देखी जा रही है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुनीत, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? और ये तो एबीवीपी के लिए अच्छी खबरें आती हुई नजर आ रही हैं और लेफ्ट से जुड़े जो छात्र संगठन हैं उनके लिए फिलहाल बड़ा झटका माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए 4 साल के बाद जेएनयू में चुनाव हो रहा है छात्र संघ का, और लगभग 12 साल बाद हुआ है जब इतने ज्यादा वोट पड़े हैं। 73% वोट इस बार किए गए। टोटल 7700 से ज्यादा जो यहाँ पर वोटर्स थे और 5600 के आसपास जो है वोट डाले गए हैं। पहले चरण का जो चुनाव जो वोटिंग हुई, जो काउंटिंग हुई थी, उसमें एबीवीपी बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रहा था। लेकिन जब ह्यूमैनिटी वाले डिपार्टमेंट का जब बक्सा खुला है तो एबीवीपी की जो बढ़त का मार्जिन था वो कम हुआ। लेकिन अभी जो चारों सीट है उस पर एबीवीपी की टीम ही लगातार आगे चल रही है। 8 उम्मीदवार जो हैं वो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। उमेश जो है एबीवीपी से, वो एक लंबे और बड़े मार्जिन के साथ फिलहाल आगे चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है, चूंकि अभी तक सिर्फ 2000 वोटों की काउंटिंग हुई है और उसमें जो एबीवीपी है वो औसतन 200 से ज्यादा वोट से लगातार आगे चल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक ये जो काउंटिंग है वो पूरी हो पाएगी। लेकिन फिलहाल बढ़त के हिसाब से देखा जा रहा है कि एबीवीपी जो सभी पदों पर आगे चले। और आपको दिखाएंगे इस वक्त यहाँ पर हमारे सामने जेएनयू में यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। लोग ढोल भी बजा रहे हैं, अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं एबीवीपी वाले। कहीं ना कहीं एबीवीपी के लिए होली खुशनुमा होने जा रही है। तो जो कि लेफ्ट का गढ़ जेएनयू माना जाता है, उनके लिए कहीं ना कहीं जो अभी के रुझान आ रहे हैं वोटिंग के, उस हिसाब से कहीं ना कहीं उदासीनता जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे पुनीत कि किस तरीके से अभी जेएनयू में चुनाव चल रहा है। और खास बात यह कि एबीवीपी को इसमें बढ़त है, हालांकि रुझान है और रात तक ही फैसले आ पाएंगे। और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया की महारैली, इंडिया महागठबंधन की महारैली होनी है। 31 मार्च को इंडिया महागठबंधन का बड़ा प्रदर्शन होगा। जी हां, दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों से रामलीला मैदान पहुंचने की अपील भी की गई है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार के खिलाफ ये विपक्ष का प्रदर्शन है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन महारैली करेगी। इंडिया गठबंधन की रैली 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन की रैली का ऐलान किया। 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश के बड़े बड़े आंदोलन रामलीला मैदान से शुरू हुए हैं। आम आदमी पार्टी का उदय भी रामलीला मैदान से ही हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 31 मार्च को रामलीला मैदान से बड़े आंदोलन का आगाज होगा। पूरी दुनिया में इसकी आवाज गूंजेगी। आम आदमी ने बीजेपी पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। ये एक ऐसी जगह होगी, देश की राजधानी से पूरे विश्व के लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी गिरफ्तारी के खिलाफ रैली के समर्थन का ऐलान किया। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। संगठन महासचिव संदीप पाठक ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अपना संघर्ष जारी रखें। तस्वीरें दिल्ली के सिविक सेंटर की है, जहां आम आदमी पार्टी की आज अहम बैठक हुई।
सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें सांसद और संगठन मंत्री संदीप पाठक की अगुवाई में विधायकों और पार्षदों ने शिरकत की और केजरीवाल के बिना भविष्य में सरकार चलाने की रणनीति पर मंथन हुआ। केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद जेल से सरकार चलाने की कितनी संवैधानिक छूट होगी? जेल मैनुअल के मुताबिक सीएम से मिलने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। ऐसे में चुनावी कमान किसके हाथ होगी? ऐसे तमाम सवालों का जवाब पार्टी तलाश रही है। इसी बीच कल केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनका संदेश लेकर मीडिया के सामने आई, बिल्कुल केजरीवाल के अंदाज में। उस कुर्सी से ही केजरीवाल का संदेश पड़ा जिस पर बैठकर वो सरकार की नीतियों और संदेशों को रखते थे। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को कमान देने पर भी अंदर खाने में चर्चा चल रही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के रुख पर बीजेपी की नजरें टिकी हैं। उसने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी इमोशनल कार्ड फेंक रही है, लेकिन जनता सब जानती है। और इसी से जुड़ी एक और खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आज पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने आईटीओ के पास फुट ओवर ब्रिज पर अनोखा प्रदर्शन किया। आइए आपको दिखाते हैं। मैं भी केजरीवाल, मुझे भी गिरफ्तार करो के नारे के साथ प्रदर्शन कर रही ये महिलाएं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध दिल्ली के आईटीओ पर जोरदार तरीके से किया। मैं भी केजरीवाल के बैनर के साथ महिला कार्यकर्ताओं ने आईटीओ ओवर ब्रिज पर खड़े होकर केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। दिल्ली को बताने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। फुट ओवर ब्रिज से प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस हटाने पहुंची, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में जो दिल्ली पुलिस है उनको हटाने की कोशिश किया तो वो इस तरह से यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज पर यहाँ पर देखिएगा लेट गई ताकि इन्हें कोई हटा ना सके। हमें हमारा नेता बाहर चाहिए, बीजेपी जो उनसे डर गई है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर ऐसे प्रदर्शन होंगे, दिल्ली के हर कोने में ऐसे प्रदर्शन होंगे। अभी तो सिर्फ फुट ब्रिज पर आए हैं, अभी तो हर घर से केजरीवाल निकलेगा। और पार्टी की तरफ से संदेश साफ है, जेल से ही चलेगी सरकार। और सीएम केजरीवाल ने जल मंत्री आतिशी को आज निर्देश दिए। केजरीवाल बोले कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्या है, जरूरत पड़े तो एलजी से इस बारे में बात करें। केजरीवाल को दिल्ली वालों की चिंता है। उनका संदेश दिल्ली वालों के सामने रखते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से यह कहा गया, केजरीवाल पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं, वो दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आपने दिल्ली की मंत्री आतिशी को सुना। और चलिए दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर जेल से भेजे गए केजरीवाल के संदेश पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से हरीश खुराना ने उन पर वार किया। गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री होने के नाते आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जेल से कहा है, कस्टडी से कहा है,
ये चलने वाला नहीं है, लोग समझते हैं। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन 9 साल बाद बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आज सड़कों पर सीएम केजरीवाल का पुतला जलाया और बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली बीजेपी ने होलिका दहन से पहले ही होलिका दहन किया। बीजेपी ने दिल्ली के पालिका मार्केट में केजरीवाल का पुतला जलाया। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने दिल्ली के सभी वार्डों में भ्रष्टाचार की होलिका दहन की। हम जो बुराई का प्रतीक जला रहे हैं, होलिका दहन कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, कि दिल्ली वालों को एक ऐसा शासन मिले जहां दिल्ली वालों को रिश्वत ना देनी पड़े, दिल्ली वालों को चोरी ना करनी पड़े, दिल्ली वालों को टैक्स की जो बताते हैं कि भाई इस तरह से चोरी कर रहे हैं, तो हमें दिल्ली वालों को एक ऐसा शासन देना है कि जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्टाचार तंत्र नहीं हो और हर आदमी सुखी और स्वस्थ रहे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। देश भर में होली का रंग चढ़ा हुआ है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे और जवानों के साथ होली मनाई। अपने घरों से दूर सरहद पर डटे सैनिकों संग होली मनाने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के लिए पहुंचे। रक्षा मंत्री ने लेह में हॉल ऑफ फेम पर देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को याद किया और पुष्पांजलि अर्पित की। देश के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करने वाले जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री ले गए थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो जवान सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए डटे हैं, खुशियों के इस उत्सव में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने एक स्वजन के रूप में होली के दिन अपने परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं देशवासियों की होली की शुभकामनाओं के साथ साथ आपके लिए उनका आशीर्वाद भी लेकर आया हूँ। होली का पर्व मनाते हुए जवानों ने खूब गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और उसके बाद बटालियन के साथ फोटो भी खिंचवाई। और तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर बीजेपी का जवाब सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इंडिया गठबंधन के नेताओं का विवेक मर चुका है, पूरे विपक्षी गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। डीएमके के मंत्री अनीता राधाकृष्णन ने की थी एक विवादित टिप्पणी। इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत भरी है, पीएम के अपमान पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? अब ये सारे सवाल उठाए हैं बीजेपी ने। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन इंडी गठबंधन वालों का विवेक मर गया है। अगर एक के बाद दूसरा इनका बयान सुनेंगे तो अब तो ये लगता है विवेक का मरना भी छोटी सी बात है। ये तो सनातन धर्म को मारना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। कोई मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, कोई मोदी जी को एक से बाद दूसरी बड़ी गाली निकालना चाहता है। इनकी मोहब्बत की दुकान में इतना नफरत का सामान है कि नफरत की राजनीति आज सिर चढ़कर बोल रही है। कल इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना
ये आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। लेकिन घमंडियों का घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक बार भी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने ऐसी टिप्पणियों के ऊपर अपनी कोई जवाब नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुप करके बैठे रहे। मेरा खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी से सवाल है, क्या संरक्षण आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, मोदी जी को गाली निकालते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, सिर फोड़ने की बात करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली निकाल के करते हैं। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। जी हां, किशनगंज से मुजाहिद आलम को जेडीयू का उम्मीदवार बनाया गया है। शिवहर से लवली आनंद को जेडीयू ने टिकट दिया है। ललन सिंह को जेडीयू ने मुंगेर से लोकसभा का टिकट दिया है। वहीं सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया गया है। सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा को यह टिकट दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को 400 पार के आंकड़े को लेकर लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी है। जेडीयू ने 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एक नजर प्रत्याशियों के नाम पर भी डालिए। मुंगेर से ललन सिंह, मधेपुरा से दिनेश यादव, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी, गोपालगंज से आलोक कुमार, किशनगंज से मुजाहिद आलम, शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, सिवान से विजय लक्ष्मी, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल। जेडीयू ने 6 पिछड़ा और 5 अति पिछड़ा उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि पहले चरण में बिहार की जिन 4 सीटों पर चुनाव होना है उनमें जेडीयू के खाते की कोई सीट नहीं है। जेडीयू ने राज्य की 40 सीटों पर जीत का संकल्प जताया है। और गठबंधन में बगैर सीट शेयरिंग फाइनल हुए आरजेडी ने बिहार में अपने 1 दर्जन उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर मची इसी खींचतान को खत्म करने के लिए आज शाम लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन से जेडीयू के बाहर होने के बाद सहयोगी दल ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी तक बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस जिन सीटों पर दावा कर रही है, आरजेडी वहां पर थोड़ा बदलाव चाहती है। सीटों के नंबर को लेकर भी कांग्रेस अलग तेवर में नजर आ रही है। दोनों दलों के बीच पेंच फंसने की कई वजह बताई जा रही है, जिसमें पहला पेंच सीटों की संख्या को लेकर है। कांग्रेस 10 सीट पर अड़ी है, वहीं आरजेडी 8 सीट से ज्यादा देने पर राजी नहीं है। दूसरा पेच कुछ खास सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर है। पूर्णिया, कटिहार, काराकाट, औरंगाबाद और भागलपुर सीट को लेकर खींचतान मची है। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव को लालू मधेपुरा सीट देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अड़ी है। औरंगाबाद में कांग्रेस पूर्व सांसद निखिल कुमार को उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी यहां से ओबीसी उम्मीदवार देना चाहती है। कुछ इसी तरह की स्थिति कटिहार, काराकाट और भागलपुर को लेकर भी है। हालांकि खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को 9 सीट दे सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों दलों के बड़े नेताओं को सूझबूझ से काम लेना होगा। बिहार का शिक्षा विभाग अपने फरमानों के चलते इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। शिक्षा विभाग के इन फरमानों का बीजेपी नेताओं ने भी खूब विरोध प्रदर्शन किया है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि आखिरकार वो फरमान क्या है। बिहार के करीब 20,000 प्राथमिक शिक्षकों की होली की छुट्टी रद्द कर दी गई है। असल में बिहार में कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक शिक्षकों को अलग अलग बैच में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से 25 मार्च से 30 मार्च तक राज्य के कई डाइट केंद्रों पर ट्रेनिंग तय की गई है, जिसके लिए 19,200 प्राथमिक शिक्षकों को अपने अपने ट्रेनिंग केंद्र पर 24 मार्च शाम तक रिपोर्ट करना है। मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक और शिक्षक संघ ने होली के मौके पर ट्रेनिंग बंद करने का आदेश दिया, तो दूसरी ओर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनडीए की बिहार सरकार के आदेश अनुसार शिक्षकों को होली के दिन भी उपस्थित रहना है। बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि होली अवकाश के दिन जब पूरा राज्य होली मना रहा हो तब शिक्षक अपने परिवार से दूर रहें। सीएम को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसे शिक्षकों का शोषण बताया। बिहार में शिक्षकों का शोषण बंद होना चाहिए। होली पर सभी शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर बेगूसराय के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए वैशाली भेजना बहुत ही बेतुका कदम है। बिहार सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और सनातनी त्योहार का सम्मान करना चाहिए।
होली के अलावा गुड फ्राइडे की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। 29 मार्च को गुड फ्राइडे की छुट्टी को भी कैंसिल करके उस दिन स्कूल में परीक्षा लिए जाने का आदेश जारी किया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। गुस्साए लोगों ने यहां जमकर हंगामा किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नाराज भीड़ ने कारों में तोड़फोड़ भी की है। पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही है कि बच्ची क्रिटिकल है, बच्ची की हालत ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, आराम से बात कर रही है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। मेरी जनता से अपील है कि इस तरह की बातों पे बिल्कुल ना जाएं। यहाँ पे कुछ लोग फॉर व्हाट्सएवर रीज़न दैट दे मे हैव जानबूझ के इस इंसिडेंट में काफ़ी फॉल्स मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी बातों पे विश्वास ना कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। विवेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, पुलिस अधिकारी का ये कहना है कि इस मामले में जानबूझकर कुछ लोग अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, सच क्या है, क्या हुआ है? इस मामले की जानकारी पुलिस को अस्पताल से मिली थी और बताया जा रहा है कि 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्ची जाया करती थी, उस ट्यूशन वाली जो है वो थी, उसके भाई ने पढ़ाया था और पढ़ाने के बाद बच्ची को लिया और वहां पर उसे रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची घर पहुंची, उसने आप भी अपने परिवार वालों को बताई और परिवार वालों ने अस्पताल में एडमिट कराया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन आज कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस सर्कुलेट किए गए, जिसके बाद लोग वहां पे इकट्ठे हुए। 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, एक ऑटो में तोड़फोड़ की गई। वहां पे पुलिस की टीम मौके पहुंची, इलाके को पूरी तरह से शांत करवाया गया, लोगों को समझा बुझा के घर भेजा गया। लेकिन बताया जा रहा है कि लोग काफी गुस्से में थे। सोशल मीडिया पे कुछ लोग सोशल वायरल कर रहे थे मैसेज, कह रहे हैं कि पूरे मामले की तफ्तीश जा रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रिया विवेक शर्मा इस जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा हो गया, जहां मोबाइल फोन के चार्जर में शॉर्ट सर्किट के बाद मोबाइल फोन में ब्लास्ट हो गया और जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है। मेरठ का एक परिवार सो रहा था, मोबाइल फोन चार्ज में लगा था, तभी फोन के चार्जर में शॉर्ट सर्किट हुआ और चार्ज में लगा मोबाइल फोन ब्लास्ट हो गया। पूरे घर में आग लग गई। घर में 6 लोग मौजूद थे। लोगों को सोचने समझने तक का मौका नहीं मिला, सभी आग में बुरी तरह से झुलस गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आग में गंभीर रूप से झुलसे 4 बच्चों की मौत हो गई। पिता मेरठ के अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि उसकी पत्नी बबीता नाम की महिला की हालत गंभीर है। उनको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भेजा गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। बिजली के उससे आग लग गई, बिजली में फॉल्ट होकर के बिजली का बोर्ड वगैरह से। हाँ, मोबाइल भी चार्जिंग में, उसमें सारे में आग लग गई और बिजली की चपेट में आ गई सर। कितने लोग थे आप लोग? 6 लोग। कौन कौन उसमें थे 6 में? मैं, वाइफ, 2 लड़के 2 लड़की। मोबाइल ब्लास्ट की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा है। और दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक लड़की पर एक सनकी ने चाकू से अटैक कर दिया। पूरी खबर 60 सेकंड में देखिए। कैमरे में कैद वारदात, सरेआम लड़की पर हमला, चाकू से ताबड़तोड़ हमला। दिल्ली के मुखर्जी नगर में दिन दहाड़े एक युवक की दरिंदगी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां सन की युवक ने लाइब्रेरी जा रही लड़की पर बैक टू बैक चाकू से 7 बार हमला किया। घटना इतनी दर्दनाक है, इतनी खौफनाक है कि हम आपको इसका वीडियो सीधा दिखा भी नहीं सकते। युवक लड़की पर बेखौफ होकर एक के बाद एक चाकू से हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। हमले से अनजान लड़की कॉलोनी की सड़क से गुजर रही थी, तभी अमन नाम का ये लड़का आता है और तेजी से लड़की पर चाकू से वार करना शुरू कर देता है। तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है तो भागने लगता है, लेकिन कुछ कदम दूर जाकर फिर लौटता है और फिर लड़की पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा देता है। सड़क से गुजरते लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सन की युवक हवा में चाकू को लहराता है और बचकर भाग जाता है। हमले के आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी का कहना है कि लड़की ने उसका मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से उसने हमले को अंजाम दिया। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देश में चुनावी सरगर्मी के बीच दिल्ली पुलिस ने 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको दिखाते हैं खबर, फटाफट अंदाज।
दिल्ली पुलिस के हथे ये 4 आरोपी चढ़े हैं। पुलिस ने इन्हें 3 करोड़ रुपए की रकम के साथ गिरफ्तार किया है। ये रुपए उनके पास कहां से आए, कहां ले जाए जा रहे थे, इसकी जांच की जा रही है। ये चारों आरोपी दिल्ली कैंट के झड़ेरा फ्लाईओवर के इलाके से पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद बताया है कि आरोपियों ने कहा है कि ये पैसा शादरा के एक स्क्रैप डीलर का है। पकड़े गए सभी लोग स्क्रैप डीलर के लिए काम करते हैं। पैसा गुरुग्राम से लेकर आए थे और करोल बाग में किसी को डिलीवर करना था। बहरहाल पुलिस ने पकड़े गए लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। अब आईटी इस मामले की जांच कर रही है कि पैसा किससे लेकर आए थे और करोल बाग में किसे देना था। आईटी ये भी जांच कर रही है कि कहीं इस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में तो नहीं होना था। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बताया जाता है कि दिल्ली कैंट इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार 3 युवकों को रोका, तो जब उनकी जांच की गई तो उनके बैग में भारी संख्या में कैश बरामद हुआ।